हेलो व्यूवर्स, आज से हम लोग कवर करेंगे हिंदू लॉ के अंडर मेंटेनेंस के टॉपिक को। अभी तक हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर एडॉप्शन को कवर कर चुके हैं, जो कि इस एक्ट के चैप्टर 2 में कवर था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 28 तक की जर्नी को। आज देखेंगे हम लोग एडॉप्शन से जुड़े कुछ प्रोविजन को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इसके पहले सेक्शन 18 को। सेक्शन 18 मेनली डील कर रहा है सिर्फ वाइफ से जुड़े मेंटेनेंस को, मतलब कि वाइफ कब कब मेंटेनेंस ले सकती है इस एक्ट के अंडर, मतलब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर कब कब ले सकती है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। बल्कि जो मेंटेनेंस का टॉपिक है वो सिर्फ यहीं तक नहीं कवर होता है, सिर्फ इसी एक्ट तक सीमित नहीं है, वो अदर एक्ट को भी टच करता है। तो वो भी हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रोविजन जाता है, बट हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उनको जब वो एक्ट आएंगे तब उस एक्ट पर्टिकुलर प्रोविजन को उन्हीं एक्ट के टाइम ही कवर किया जाएगा। आज सिर्फ हम लोग का फोकस होगा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर ही बस। इससे पहले कि हम मूव कर जाएं प्रोविजंस के ऊपर, हम मेंटेनेंस के टॉपिक को लेके कुछ अदर बातों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस है क्या। हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं मेंटेनेंस। हम मेंटेनेंस में आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो मेनली जुड़ा होगा वाइफ की मेंटेनेंस से, जो कि बात करता है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। बात ये उठ रही है कि वाइफ क्या मेंटेनेंस सिर्फ सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर ही ले सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं जहां पे वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। अब वो प्रोविजन कौन कौन से हैं? एक तो आता है प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 एंड 25 का। एक आता है सीआरपीसी में प्रोविजन सेक्शन 125 का। तो इतनी सारी जगह जो है वाइफ को मेंटेनेंस दिया जा सकता है। तो बात जब आएगी कि इन सारे प्रोविजंस में क्या क्या कहा गया है, तो हम ये सारी चीजें जब ये एक्ट के ऊपर आएंगे या इस प्रोविजन के ऊपर आएंगे, स्पेशली सेक्शन 125 से लेके 128 तक मैंने कवर किया हुआ है अपने लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। जब हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करेंगे तो वहां पे हम लोग सेक्शन 24 और 25 को अलग से पर्टिकुलरली डील करेंगे। आज हम लोग का फोकस सिर्फ इसी एक्ट के ऊपर रहने वाला है, तो हम लोग सिर्फ सेक्शन 18 में ही देखेंगे कि वाइफ को मेंटेनेंस किन किन कारणों से मिल रहा है और कहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अब जो हम लोग मेंटेनेंस देख रहे हैं, मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस में जनरली आप समझिए कि किसी को भी रोटी कपड़ा मकान, तो ये जान लीजिए मेंटेनेंस है। मतलब रोटी का मतलब फूड, कपड़ा का मतलब आपको हो गया क्लोथिंग, और तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस। तो ये तीन चीज तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप किसी को प्रोवाइड करें तो वो सबसे बड़ी उसके लिए मेंटेनेंस होगी। बाकी की चीजें सेकेंडरी आती हैं, और भी अदर चीजें इंपॉर्टेंट है, बट प्राइमरली तो हमें ये चीजें देनी ही पड़ेंगी। उसके बाद जब हम लॉ में घुसते हैं, जब हम लोग लॉ में एंटर करते हैं, तो लॉ इसी से एक कदम आगे जाके और अच्छे तरीके से मेंटेनेंस को समझाता है। तो ये सारी चीजें, बट एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि मेंटेनेंस में कभी भी आप एक स्टेटस से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। मतलब उस पर्सन का जो स्टेटस होगा, उस पर्सन की जितनी कमाई होगी, जिस हिसाब से वो रहता होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। पता चला किसानी करने वाला पर्सन कोई खेती कर रहा है, आप उससे मांग रहे हैं कि हमें करोड़ों रुपए चाहिए मंथली मेंटेनेंस के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक रीजनेबल अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। प्लस दूसरी चीज, आप अपने जीवन व्यापन करने के लिए ही बस मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए मांगे कि नहीं हम तो प्लेन से घूमेंगे, हम ऑटो से नहीं जाएंगे, हम 4 व्हीलर खरीद के ही घूमेंगे। तो ये सारी अनरीजनेबल डिमांड्स आप नहीं रख सकते हैं मेंटेनेंस के रूप में। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब ये जो प्रोविजन निकल के आ रहा है, हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ, तो हिंदू रिलीजन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस से जुड़ी बात करता है और बताता है हमें कि अगर जो मेंटेनेंस है, और वो मेंटेनेंस किन से जुड़ा है, अगर एज्ड पेरेंट्स से जुड़ा है या वाइफ से जुड़ा है या चिल्ड्रन से जुड़ा है, तो अगर आप इनको मेंटेन करते हो तो वो अपने आप में ग्रेटेस्ट ड्यूटी मानी जाती है आपकी। तो मतलब अगर आप इन लोग को मेंटेन कर रहे हो तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। हिंदू रिलीजन का कॉन्सेप्ट ये है। तो वहीं से उठा के इस टॉपिक के ऊपर लॉ बनाया गया। हर जगह लॉ में ये बातें रख के इस बात को एक बेस बना के रखा गया। तो बाकी लॉ में तो चीजें और बदलेंगी ही। तो हम लोग अब इस चीज को छोड़ते हुए डायरेक्टली लॉ में एंटर करते हैं। आगे देखते हैं कि लॉ क्या बता रहा है मेंटेनेंस के बारे में। जब हम लोग देखते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 3B को, वहां थोड़ा आगे बढ़ के चीजों को बता रहा है कि फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल और
जहां भी अनमैरिड डॉटर की बात आएगी वहां पे ये सारी चीजों के साथ साथ उस लड़की की मैरिज में एक्सपेंस किए जाने वाली खर्च को भी वो उसका मेंटेनेंस माना जाएगा। मतलब आप किसी को फूड प्रोवाइड करेंगे, कपड़ा प्रोवाइड करेंगे, रेसिडेंस, साथ में एजुकेशन प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी आप उसको देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई अनमैरिड डॉटर है, कोई अनमैरिड बच्ची है, तो उसको आप ये सारी चीज तो देंगे ही, प्लस साथ में जब उसकी शादी होगी तो उसकी शादी में एक रीजनेबल एक्सपेंस भी आप जो करेंगे वो इस लड़की के लिए मेंटेनेंस में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? सेक्शन 3B ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग को कवर करना था सिर्फ सेक्शन 18 को। सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि वाइफ से जुड़े मेंटेनेंस की बात कर रहा है। अब वाइफ के जुड़े इस सेक्शन 18 में सिर्फ 3 बातें बताई गई हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट बोल रहा है, पहला पॉइंट समझिएगा, सेक्शन 18 का वो सिर्फ एक जनरल रूल बता रहा है। अब जनरल रूल का मतलब कि वाइफ जो है, जो वैलिड शादी हुई है, उसके द्वारा जो किसी पर्सन की अगर कोई वाइफ बनी है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमेशा जो है हस्बैंड की होगी। अब ये आप लोग इस सेक्शन को दिल पे मत लेके समझिएगा, ये समझिएगा कि यहां पे बात हो रही है सेक्शन 18 की, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की। अगर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ यहां पे लिखा है तो सिर्फ वाइफ से जुड़े मेंटेनेंस के कंटेक्स्ट की बात हो रही है, तो उसी कंटेक्स्ट में लेके समझिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि हमेशा वाइफ को हस्बैंड ही क्यों करेगा, क्योंकि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाएंगे तो वहां भी जो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन दिया है वहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए दिया है। तो कंटेक्स्ट बदलेगा तो चीजें और प्रोविजन भी बदलेंगे, क्योंकि यहाँ वाइफ की बात हो रही है, सिर्फ वाइफ को लेकर हमें समझना है कि कब कब वाइफ ले सकती है। तो यहां पे यही बोला है। पहला बात क्या बोला है? जनरल प्रोविजन की। जनरल प्रोविजन सीधा सीधा कह रहा है कि हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो वाइफ को मेंटेन करेगा। तो क्या वो मेंटेन करने की बस ड्यूटी है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सीधी सीधी ये बात हो रही है कि वाइफ की भी कुछ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी होती हैं। जब भी कोई मैरिटल रिलेशनशिप तैयार होता है, बनता है, तो वहां के वाइफ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी कंजुगल राइट्स होंगे उनको ये परफॉर्म करेंगी। उसके बाद इनके बदले में हस्बैंड की भी ये ड्यूटी हो जाती है कि ये बदले में इनका मेंटेनेंस भी करेंगे, चाहे किसी भी कॉस्ट पे करें, ये मेंटेनेंस करेंगे। अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वाइफ क्लेम करेगी इस सेक्शन के अंडर। अब ये बात कह रहा है जनरल रूल, हस्बैंड ये नहीं कह सकते। अगर हस्बैंड फिट हैं शरीर से तो ये इनकी ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि वाइफ तो आई है दूसरे घर से, तो वहां पे इसकी जनरल ड्यूटी बताई जा रही है कि आप सारे कंजुगल राइट को, आप दूसरे घर में रह रही हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। ये तो हो गई वाइफ की ड्यूटी। अब बदले में हस्बैंड की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो हस्बैंड ये कभी नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं इनको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। ये कोई ग्राउंड नहीं बनेगा आपके बचाव का। अगर आप फिजिकली फिट पर्सन हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है और कि आप जाइए कहीं से भी कमा के लाइए, आप मेंटेन करिए। हाँ, वो अलग चीज है कि आप लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकते, मगर एक स्टेटस के अकॉर्डिंग आप उनका जो है मेंटेन करेंगे। तो ये तो बात कह रहा है सिर्फ वाइफ की। मगर एक चीज जो यहां देखने वाली है, ये वाइफ के मेंटेनेंस की कब तक बात करेंगे? ये तब की बात हो रही है जब वाइफ साथ रहेंगी। और ये कब तक करेंगे? जब लाइफ टाइम तक करेंगे। यहां पे साथ रहने की बात हो रही है। और दूसरी चीज, जो इस एक्ट में जो मेंटेनेंस, जो सेक्शन 18 में बात हो रही है, ये हिंदू मैरिज एक्ट से आप मत जोड़ के समझिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो बात हो रही थी वो शादी से छूटने की बात हो रही थी। मतलब जब शादी टूट रही थी उस संदर्भ में, उस कंटेक्स्ट को लेके बात हो रही थी। बट यहाँ कोई भी शादी के टूटने का कोई भी बिल्कुल यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ शादी निरंतर चलेगी और शादी चलने के साथ साथ वाइफ जो है मेंटेनेंस मांग रही है। तो उस प्रोविजन को देखते हुए आप लोग इसको समझिएगा कि यहाँ पे साथ रह रहे हैं, उस दौरान जब मेंटेनेंस मांगा जा रहा है तो उसकी कंडीशन है यहाँ पे कि वाइफ साथ रहेगी, ये वाइफ की ड्यूटी है। हस्बैंड मेंटेन करेगा, ये हस्बैंड की ड्यूटी है। ये पहली बात बोल रहा है सेक्शन 18 का। ये हो गया जनरल रूल। उसके बाद आते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कुछ बातें बता रहा है कि जहां पे वाइफ जो है सेपरेट रह सकती है हस्बैंड से। अब समझिएगा यहीं पे कि यहां पे सेपरेट रहने की बात कर दिया, तो इसका मतलब जो पहला बात था वो जनरल रूल के साथ ये भी बता रहा था कि वाइफ हमेशा साथ रहेंगी हस्बैंड के, ये भी इनकी ड्यूटी है, ये अलग नहीं रह सकती। क्योंकि जब शादी होती है तो ये अपने आप अंडरस्टूड होता है कि वाइफ ये
ऑब्लिगेशन इनके ऊपर रहता है कि आप हस्बैंड के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि शादी इसलिए हुई है कि आप आज शादी हस्बैंड के साथ करेंगी और रहेंगी दूसरी जगह या अपने घर पे कहीं और रहेंगी, तो ये शादी का ऑब्लिगेशन नहीं होता। पहला ऑब्लिगेशन वाइफ का ये होता है कि आप हस्बैंड के फैमिली में रहेंगी। दूसरी चीज, जब यहाँ पे बात आ रही है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे वाइफ एंटाइटल है सेपरेट रहने के लिए, मतलब वो सेपरेट रह सकती है अपने हस्बैंड से, तो उसकी कुछ कंडीशन की बात किया है। और जब तीसरा पॉइंट देखेंगे, कुछ कंडीशन ये भी बताया गया जहां पे वाइफ सेपरेट नहीं रह सकती, प्लस अगर रहती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेपरेट रह सकती है दूसरे पॉइंट में और साथ में मेंटेनेंस भी ले सकती है। तो अब बात आती है इन दोनों पॉइंट की। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी बातें हैं जहां पे अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये सारी बातें हैं जब डिजर्शन की, क्रुएल्टी की, या कोई अदर वाइफ, मतलब आप इसको बाइगेमी की तरह समझिए, या कंक्यूबाइन, या सीज टू बी हिंदू, या जस्टिफाइंग, अगर कोई अदर कॉज मिल जाता है। ठीक है, अब इसको बारी बारी समझते हैं। डिजर्शन का मतलब हस्बैंड जो है बिना किसी रीजन के, बिना कोई कारण के अगर छोड़ के चला गया, अलग रह रहा है, कोई रीजनेबल उनके पास कोई आंसर नहीं था कि क्यों हम रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वाइफ जो है अलग रह सकती हैं। दूसरी चीज कि हस्बैंड क्रुएल्टी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी, अब क्रुएल्टी ऐसी कि उसको उसके मन में, उसके दिमाग में एप्रीहेंशन आ रहा है, वाइफ के रीजनेबल एप्रीहेंशन आ रहा है। अब क्रुएल्टी भी ऐसी नहीं थी कि नाम की बस क्रुएल्टी थी, वाइफ कभी डरी ही नहीं, वाइफ के मन में कभी ये डर आया ही नहीं कि इससे उसको हार्म हो सकता है या इंजरी हो सकती है, मतलब इंजरी का भय उसके मन में आना चाहिए, तो वो क्रुएल्टी मानी जाएगी। तीसरी चीज, यहां पे वो बाइगेमी कर रहा है, मतलब अदर वाइफ को लेकर रह रहा है, तो बाइगेमिक केस आएगा, वहां पे भी वाइफ अलग रह सकती है। यहां पे ये देखिएगा कि वो यहां पे डाइवोर्स नहीं मांग रही है, वहां पे वो अलग रह के मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। वो डाइवोर्स मांगने की यहां बात ही नहीं आ रही है इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे एक्ट में अभी यहां कहीं भी डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर वो कोई कॉन्क्यूबाइन भी रखता है तो भी वहां पे वाइफ अलग रहते हुए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दूसरी चीज, अगर हस्बैंड अपने धर्म को बदल लेता है, मतलब हिंदू से अपने आप को कन्वर्ट करे किसी दूसरी रिलीजन में चला जाता है, तो भी वाइफ अलग रह सकती है। अगली चीज, अगर कोर्ट को कोई अदर ग्राउंड, कोई जस्टिफाई ग्राउंड अगर उसको दिखता है, तो उस कंडीशन में भी वो वाइफ को कह सकती है कि हाँ भैया आप अलग रह लीजिए, प्लस आपको मेंटेनेंस भी हम दिलवाते रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। अब बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पे वाइफ को अलग रहने के लिए मना किया गया है कि अगर आप अलग रहेंगे तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो वो कंडीशन को भी देख लेते हैं। इसमें दो कंडीशन बोली गई हैं कि अगर वाइफ खुद जो है अनचेस्ट है, मतलब उसका किसी के साथ खुद रिलेशन बना हुआ है, फिजिकल रिलेशन में वो इन्वॉल्व है, तो ऐसे कंडीशन में वो जो है सेपरेट रह के मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। दूसरी चीज, अगर वाइफ खुद अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले, तो ऐसी कंडीशन में भी वो अलग रह के मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में देखें तो सेक्शन 24 और 25 जो हम लोग देखते हैं, तो 24 में हमें वहां पेंडेंट लाइट का भी जिक्र दिखता है, वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट में हमें दिखता है कि वहां पे एक जो केस चल रहा है उस दौरान भी अगर वाइफ को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है उस केस के लड़ने के लिए, तो वो मेंटेनेंस भी कोर्ट दिलवाती है। बट इस सेक्शन में देखा जाए तो कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। तो इस सेक्शन के लिए एक केस आता है नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा का। तो उस केस में कहा गया था कि अगर भले यहां पे ये चीजें लिखी नहीं गई हैं, बट अगर इनको ये मेंटेनेंस अगर नहीं दिलाया जाए तो ये सेक्शन 18 का जो मेन जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए ये इसकी एक मेन स्पिरिट के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे अपने आप में माना जा रहा है कि ये इंक्लूड है इस सेक्शन के अंदर। तो ये बात नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा के केस से हम लोग को निकल के आ रही सामने कि केस के दौरान भी, केस के चलने के दौरान भी सेक्शन 18 के अंडर जो है वाइफ और हस्बैंड से केस लड़ने का पैसा जो है क्लेम कर सकती है। तो आज के लिए सेक्शन 18 ही रहेगा। आगे जो जितने भी प्रोविजंस हम लोग देखेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।